और आज मैं दो तस्वीरों के साथ आज की बुलेटिन की शुरुआत करूंगा। यूपी की तस्वीर और मध्य प्रदेश की तस्वीर। ये दो तस्वीरें आपके सामने आएंगी एक सवाल उठाते हुए कि क्या उत्तर प्रदेश का बदला मध्य प्रदेश में लिया गया और ऐसा कहा क्यों जा रहा है, इसके पीछे की वजह मैं समझाता हूं। रमजान की शुरुआत के साथ जहां एक तरफ यूपी में लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई, तो मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर कट्टरपंथी ब्रिगेड ने हंगामा कर दिया। यूपी में मुस्लिम समाज को लाउड स्पीकर के नियम और कानून के हिसाब से बजाने के आदेश दिए गए, तो मध्य प्रदेश में कट्टरपंथियों को अजान के साथ आरती की आवाज से इतनी नफरत हुई कि उन्होंने हंगामा कर दिया। इस्लाम में माह रमजान को सब्र का महीना कहा जाता है, अनुशासन आत्म संयम सीखने का जरिया माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में कट्टरपंथी मुसलमानों ने मंदिर में आरती की आवाज को कम करवाने के लिए इतना हंगामा किया कि पूरे शहर में दहशत हो। अब रमजान लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था कैसे ये दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रमजान के दौरान लाउड स्पीकर को लेकर के कोर्ट की अतिरिक्त छूट देने से इनकार किया। सियासी बयानों की बाढ़ आई, लेकिन यूपी का मुसलमान योगी सरकार के फैसले से कैसे खुश है, कैसे इस फैसले के साथ है, ये भी दिखाते हैं आप। एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद, एक तरफ आरती, दूसरी तरफ नमाज। भाईचारा बर्बाद हो गया, पूरा भाईचारा चला गया, सिहोरा का चैन अमन चली गई। एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुसलमान, और बीच में मौजूद सड़क पर कट्टरपंथी कोहरा। यहाँ पर ईंट के ये टुकड़े, रजत ये दिखाइए, संभवतः ये पत्थरबाजी वाले पत्थर हैं, ये आपको नजर आएंगे। ये पत्थर मारे गए हैं, मंदिर तक घुस आते हैं, फिर यहाँ से पलटवार होता है, फिर दोनों पक्ष जब आमने सामने होते हैं तो भाईचारा पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस हालांकि भारी तादाद में तैनात कर दी गई है। तारीख 19 फरवरी, जगह जबलपुर का सिहोरा इलाका, रमजान का पहला दिन। विवाद इतना बढ़ा कि मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। तस्वीरें देखिए कैसे दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मंदिर की ग्रिल को तोड़ दिया गया, मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश की गई। कि मंदिर का शटर क्यों डाउन कराया गया, ये तोड़फोड़ हुई थी, ये आपको टूटा नजर आ रहा है, ये देख लीजिए पूरा। ये जब यहाँ पर पत्थरबाज जब यहाँ पर पहुंचे तो विवाद इतना बढ़ गया। देखिए सवाल ये है, जब मध्य प्रदेश में गाइडलाइन है कि लाउड स्पीकर की जो वॉल्यूम है वो नियम के तहत रहेगी, तो कौन है, या तो नियम का पालन नहीं हो रहा था, या हो रहा था तो फिर कौन अपनी मनमर्जी से वॉल्यूम निर्धारित करना चाहता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मंदिर से घसीटकर मारपीट का भी आरोप लगा है। हिंदुओं का कहना है कि अब तो हिंदुस्तान में मंदिर की आरती करना भी मुश्किल हो रहा है। इनका क्या मैटर है, से आप लोगों को दिक्कत है कि नहीं है? बहुत दिक्कत है अजान से, हमको बहुत दिक्कत है अजान से। वो 5 बार अजान करते हैं, हमने कभी नहीं बोला, परंतु अब दिक्कत है। अब दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम लोग तो बहुत कम्प्रोमाइज कर चुके सर, अब कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। रात के अंधेरे में उपद्रवी लाठी डंडों और पत्थरों से लैस होकर सड़कों पर निकले, जमकर उत्पात मचाया। न सिर्फ मंदिर बल्कि कई लोगों के घरों को भी निशाना बनाया। रात में हुए बवाल की एक तस्वीर कैमरे में कैद हो रही थी। पत्थरबाज खुलेआम शहर में दहशत फैला रहे थे। आरती खत्म होने के लास्ट मोमेंट था। 40-50 युवा पीढ़ी जो थी, उन लोगों ने एकदम से आकर के ग्रिल के उखाड़ा, मंदिर प्रांगण में घुसने लगे, और जस्ट उसके 10 मिनट बाद मस्जिद के ऊपर से पथराव, बड़े बड़े पत्थर फेंकना, हर घर से, मतलब पूरा यही चल रहा था यहाँ पे। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उपद्रवी शहर की शांति को भंग कर रहे थे। रात में ही पुलिस ने कई पत्थरबाजों को काबू में किया। इस मामले में करीब 20 पत्थरबाज पकड़े गए हैं। वीडियो के आधार पर बाकी पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। इलाके में भारी पुलिस की तैनाती की गई है। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। स्थानीय लोगों से शांति की अपील की। जुमे को देखते हुए पुलिस ने मंदिर को बंद करवा दिया। विवाद की जड़ के संबंध में अभी जांच कर रही है अपनी टीम। बाकी पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनानी थी, तो यहाँ पे वर्तमान में शांति व्यवस्था बनी हुई है। महत्वपूर्ण स्थानों पे फोर्स तैनात है। लोग अपने नित्य कार्यक्रम कामकाज में लगे हुए हैं, और करीब 20 के लगभग लोग हिरासत में लिए गए। रमजान जैसे पाक महीने में भी कट्टरपंथियों के उपद्रव ने पूरे कौम को बदनाम किया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मामूली सी बात पर इतनी बेसब्री और उग्रता क्यों?
और ऐसे लोगों के खिलाफ कब तक सख्त एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये आपने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और कैसे अजान के साथ आरती की आवाज नागवार गुजर। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में कानून के हिसाब से काम हो भी रहा है और लोग भी चाहते हैं कि कानून के हिसाब से काम हो। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर कोई भी अतिरिक्त छूट देने से इनकार कर दिया गया। यह साफ संदेश दिया गया कि कोर्ट के नियमों के मुताबिक जो समय सीमा, जितनी वॉल्यूम तय की गई है वही फॉलो होगा और उत्तर प्रदेश का मुसलमान सहर्ष इसे स्वीकार भी कर रहा है। यूपी में भी माह रमजान की शुरुआत हो चुकी है। मुस्लिम समाज के रोजे शुरू हो चुके हैं। मस्जिदों में नमाज हो रही है, अजान दी जा रही है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है बिना शोर शराबे के, बिना लाउड स्पीकर के, क्योंकि ये योगी का उत्तर प्रदेश है जहां शरीयत से नहीं सिर्फ और सिर्फ कानून का शासन चलता है। यूपी में शिवरात्रि, रमजान और फिर होली को देखते हुए सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को सख्त करने की हिदायत दी। इसी कड़ी में प्रदेश में लाउड स्पीकर की आवाज को भी डाउन रखने के लिए कहा गया है। इसी मुद्दे पर यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने लाउड स्पीकर की परमिशन मांगी, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए दो टूक कह दिया कि लाउड स्पीकर तब की परंपरा है जब घड़ी नहीं थी, इसलिए लाउड स्पीकर की आवाज डाउन ही रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है अगर कोई कंप्लेंट करता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। यूपी सरकार के मंत्री का बयान सामने आया तो मुस्लिम समाज के मौलानाओं ने भी साफ कर दिया कि यूपी में सब कुछ नियमों के हिसाब से हो रहा है और ऐसे में इस तरह की परमिशंस की बात सिर्फ सियासत के लिए हो रही है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार इस्तेमाल हो रहा है। मुझे लगता है कि इस समय अनुमति मांगने वाले भी और अनुमति को खारिज करने वाले भी दोनों ही सियासत करते हैं। लेकिन योगी सरकार के मंत्री के जवाब में समाजवादी पार्टी को अब भी खामी दिख रही है। समाजवादी पार्टी सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रही है। उनकी मनसा ठीक नहीं है। सत्ता पर काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता भले ही हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे को हवा देने में लगे हैं, लेकिन यूपी के आम मुसलमान योगी राज के नियम से खुश हैं और सुकून से रमजान का महीना मना रहे हैं। देखो ऐसा है, वैसे तो अनुमति जो है उन्हें मांगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन एक ये दिखाना है कि हम जो है मुस्लिमों के हितैषी हैं। लाउड स्पीकर बिल्कुल बंद करा दिया है क्या? लाउड स्पीकर तो चल ही रहे हैं ना। उनका जो एक सिस्टम होता है, जो एक टाइमिंग सेट होती है कि आप इतनी सीमा तक आप बजा सकते हैं, तो वो सब चीजें चल रही है। अब इनकार कर दिया तो क्या करें? हम तो सरकार का पालन कर रहे हैं भाई जी, जो कह रही सरकार वही कर रहे हैं। बेहतर है, सुकून से इत्मीनान से रोजा हो जावे, लोगों को तक रात मिल जाए, तकलीफ ना पहुंचावे, बेहतर है, अच्छी बात है। यूपी में लाउड स्पीकर पर भले ही सियासत हो रही है, लेकिन लोग समझदार हैं। वो जानते हैं कि त्योहार में किसी मांग को उठाने भर से मुसलमानों का भला नहीं हो जाता, इसके लिए काम करना पड़ता है और यूपी में अमन और चैन ही सुकून का सबसे बड़ा जरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए दंगों की, जिसके आरोपी है मौलाना तौकीर रजा। उसके मास्टर प्लान में बरेली को दंगे की आग में झोंकना था और इसके लिए बाकायदा हथियारों का जखीरा मंगाया गया ताकि पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हो सके, जिसको लेकर बरेली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 अवैध पिस्टल, 36 जिंदा कारतूस, 315 और 12 बोर के 2 तमंचे। ये तस्वीरें बरेली को दंगे में झोंकने की मौलाना तौकीर की साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। इन दोनों ने भारी मात्रा में, जो आज अभी पकड़े गए हैं, भारी मात्रा में शस्त्र सप्लाई उस दिन की थी और उन्हीं शस्त्रों का प्रयोग पुलिस पर फायर करने के लिए उस दिन किया गया था दंगों के दौरान। ये तस्वीरें याद हैं आपको? 26 सितंबर 2025 जब उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था, पेट्रोल बम और एसिड अटैक से हमला किया था। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस हमले के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर को बताया गया था, लेकिन उसी दंगों को लेकर पूरे 5 महीने बाद बड़ा खुलासा हुआ है। जिन हथियारों से पुलिस पर हमला किया गया था, जिनसे हथियारों का जखीरा मंगवाया गया था, उसी गैंग के 2 सदस्यों
सोनू खान और तस्लीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों हिस्ट्री शीटर इशरत के करीबी हैं। इशरत अली फिलहाल फरार है। 32 बोर के 5 पिस्टल्स तथा 36 कारतूस 32 बोर के बरामद हुए हैं। एक कट्टा 315 बोर तथा 12 बोर का बरामद हुआ। एक कारतूस बरामद हुए हैं तथा जिस कार में ये सफर कर रहे थे वो कार बरामद हुई है स्विफ्ट VDI तथा 2 अदद मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली दंगों में इस्तेमाल किए गए हथियार इसी गिरोह ने सप्लाई किए थे। पुलिस के अनुसार दंगों के दौरान भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग में इन्हीं अवैध हथियारों से की थी। सोनू खान के मोबाइल फोन से मिले एक वीडियो में मुख्य सरगना इशरत अली को अवैध पिस्टलों से टेस्ट फायरिंग करते हुए देखा गया है। जांच में सामने आया है कि हथियारों की खेप उत्तराखंड के किच्छा तक भेजी जानी थी। पुलिस का दावा है कि गिरोह का नेटवर्क कई जिलों और राज्यों तक फैला हुआ है। इशरत अली का भाई फरत अली है जो मौलाना के साथ तथाकथित बरेली हिंसा के दौरान जेल में गया था उन मुकदमों में। और जब और गहनता से पूछताछ की गई तो 26 सितंबर 2025 को झुमका चौराहे पे इस इशरत और फरहत के कहने पर इनके द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति से, जो कि वीडियो कॉल से सत्यापित किया गया था, इन दोनों ने भारी मात्रा में, जो आज अभी पकड़े गए हैं, भारी मात्रा में शस्त्र सप्लाई उस दिन की थी और उन्हीं शस्त्रों का प्रयोग पुलिस पर फायर करने के लिए उस दिन किया गया था दंगों के दौरान। तो ये एक लिंक मिला है, इसमें SIT को भी सूचना दी जा रही है। इन खुलासों से मौलाना तौकीर की और मुसीबत बढ़ सकती है। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट और BNS की गंभीर धाराओं में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पुलिस टीमें लगातार इनके ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस को पूछताछ में बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी फोर्स सिर्फ दंगाइयों को सबक नहीं सिखा रही है, बल्कि कानून तोड़ रहे हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं उन पर एक्शन भी ले रही है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 2 लड़कियों से मारपीट का मामला सामने आया और इसी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 आरोपियों का हिसाब किया। मुजफ्फरनगर और मथुरा में खाकी के साथ खिलवाड़ करने वालों को यही सबक सिखाया गया। योगी की गारंटी यूपी पुलिस नहीं छोड़ेगी। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देगा। सीएम योगी बार बार समझाते हैं, हर मंच से बताते हैं कि यूपी में बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ भारी पड़ेगा। जो भी सिस्टम को चैलेंज करने की हिमाकत करेगा, अगले चौराहे पर उसे यमराज मिलेगा। लेकिन ग्रेटर नोएडा का बवाली गैंग योगी की चेतावनी भूल गया। गुंडागर्दी दिखाई, बेटियों से मारपीट, रास्ते में गाड़ी की पार्किंग पर कहासुनी हुई तो कार का पीछा किया और लड़कियों को भी गाड़ी से निकालकर बुरी तरह पीटा। शाहरुख, फिरोज और अजीम अपना दायरा भूल गए। कार में मौजूद लड़कों के साथ लड़कियों से भी मारपीट की, उनको सड़क पर घसीट कर मारा, बेसबॉल के बैट और डंडों से मार मार कर घायल कर दिया। हमले में एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके दोस्त और दोनों लड़कियों को भी चोटें आई। लेकिन अब योगी फोर्स ने इनका हिसाब कर दिया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ उस वक्त का वीडियो जब शाहरुख, फिरोज और अजीम योगी फोर्स का खौफ भूलकर आधी रात सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे थे, लड़कियों को पीट रहे थे। और अब इस हरकत का अंजाम देखिए, कैसे योगी फोर्स ने इनकी अकड़ निकाल दी। पहले शाहरुख और अजीम को अरेस्ट किया गया, अब तीसरा आरोपी फिरोज भी पुलिस के शिकंजे में है। ग्रेटर नोएडा में जब इन गुंडों की तलाश चल रही थी तो मुजफ्फरनगर और मथुरा में भी योगी फोर्स एक्शन में थे। मुजफ्फरनगर में थाने के अंदर रील बनाने वाले 2 रीलबाज धरे गए, तो वहीं मथुरा में पुलिस ने गैंगस्टर ब्रदर्स की संपत्ति कुर्क कर दी। पहले मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए, जहां पुलिस वाले जब राउंड पर निकले थे तो रीलबाज थाना इंचार्ज बन गए। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले का नाम अभिषेक पवार है। रील की सनक ऐसी है कि चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर बैठकर हिदायत दी जा रही है। रील के चक्कर में ये दोनों मर्यादा भूल गए तो पुलिस ने इन्हें सारा सिस्टम समझा दिया। वहीं मथुरा में व्यापारी की हत्या को अंजाम देने वाले अपराधियों पर एक्शन हुआ। इनकी 9.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। व्यापारी की हत्या हुई थी, जिसके क्रम में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 4 अभियुक्त दोषी पाए गए थे। वर्ग में इसी आदेश के अनुपालन में ये संपत्ति कुर्क की गई है। मौजा राल में करीब 9.5 करोड़ रुपए की है। ये 3 खबरें भले ही यूपी के 3 अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन मैसेज एक है। यूपी में कानून तोड़ने और योगी फोर्स को चैलेंज करने का मतलब है आफत को दावत, क्योंकि योगी का साफ कहना है, कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त जी इन्वेस्टिगेशन का। अगर आपसे कहा जाए कि देश का भविष्य 4 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है तो हमारी बात आपको सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन यूपी के बहराइच में ऐसा ही हो रहा है।
जहां आने वाले नए स्कूल सत्र की किताबों को रद्दी में बेच दिया गया। यूपी के बहराइच से सामने आई इन तस्वीरों की जब जी न्यूज ने पड़ताल की तो क्या सच सामने आया, ये आपको देखना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान की कीमत 4 रुपए किलो। स्कूल चलो अभियान का रेट 4 रुपए किलो। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की बोली 4 रुपए किलो। बेटी पढ़ाओ मुहिम का दाम 4 रुपए किलो। चौंकिए मत, क्योंकि देश के नौनिहालों को पढ़ाने के मकसद से शुरू की गई केंद्र और यूपी की योजनाओं का कड़वा सच इस ट्रक में कबाड़ की शक्ल में भरा हुआ है। हैरान करने वाली तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं, जहां बच्चों को स्वस्थ आदतों के बारे में शिक्षित करने वाली किताब, कक्षा 11वीं के बच्चों को समाजशास्त्र का ज्ञान बांटने वाली किताब, सीनियर क्लास के बच्चों को नागरिक शास्त्र की पहचान कराने वाली बुक, और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है ये 4th क्लास के बच्चों को दी जाने वाली NCERT की किताब बांसुरी 4 रुपए किलो के भाव से बेच दी गई। बांसुरी किताब 2026-2027 सत्र के लिए छापी गई थी। मुफ्त में बच्चों को दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ये कबाड़ में पहुंच गई। यहाँ पर कंटेनर के अंदर नई किताबों को जो बच्चे उसको पढ़कर उनका भविष्य बनता, आगे चल करके कभी क्या बन जाता कोई नहीं जान सकता है कि कौन बच्चा क्या बनता। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कबाड़ के गोदाम में उन किताबों को बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों ने यहाँ पर कौड़ियों के भाव बेच दिया। उसकी कीमत लगाई, जो कबाड़ी ने कीमत लगाई, महज 4 रुपया किलो। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आने के बाद जी न्यूज ने भी इस पूरे स्कैम की पड़ताल शुरू की। हमें पता चला कि कबाड़ तक पहुंची नए सत्र की बांसुरी कला शिक्षा की किताबें बहराइच के उसी सरकारी स्कूल से पहुंचाई गई थी, जहां उन्हें बच्चों को बांटने के मकसद से रखा गया था। आप देख सकते हैं कि यहीं पर से वो माल लोड हुआ, जिसका खुलासा हो गया है कि बहराइच के जो बच्चे थे, नौनिहाल बच्चे थे, जिनको अगले सत्र में जो किताबें पढ़नी थी वो यहीं पर डंप की गई थी और अभी उनके हाथों तक नहीं पहुंची थी। लेकिन बहराइच के जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार जो अफसरान हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने इन किताबों को बच्चों के हाथों में पहुंचने से पहले ही कबाड़ी के हाथ में सौंप दिया। इस पूरी पड़ताल में हमें पता चला कि नए सत्र की किताबों को एक बड़े रूट से ले जाने की साजिश थी। दरअसल बहराइच के मिंटू कहा इलाके में मौजूद दिलशाद कबाड़ी के गोदाम से ये किताबें उठाई जा रही थी। किताबों को लेकर जाने वाला ट्रक बहराइच से 365 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के रहने वाले जाने आलम का था। किताबों को बहराइच से उठाने के लिए ट्रक को अमरोहा के ट्रांसपोर्टर आसिम ने बुक किया था और कबाड़ की शक्ल देकर इन किताबों को बहराइच से 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के काशीपुर भेजा जा रहा था। मैं तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आई है। कहाँ ले जाएंगे इसको? काशीपुर जाएगी है। कहाँ? काशीपुर। दरअसल पूरा मामला 17 फरवरी का है। जी न्यूज में खबर चलने के बाद शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचा। खबर मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ट्रक को तो जब्त कर लिया, लेकिन कबाड़ी और ट्रक ड्राइवर फरार हो गए। लेकिन इस संगीन मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विभागीय रूप से जो सत्यापन कमेटी से बनाई गई थी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि आपूर्ति पूर्ण नंबर में हो, उसमें से जो 2 कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया। 3 संविदा कर्मचारियों की सेवा टर्मिनेट की गई है और जो 3 अधिकारी वर्ग के लोग उसमें थे उनके विरुद्ध शासन को लिखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कबाड़ में मिली कक्षा 4 की बांसुरी कला शिक्षा की पाठ्य पुस्तक की बाजार में कीमत 65 से 90 रुपए के आसपास है। लेकिन यूपी के सरकारी स्कूलों में ये किताब मुफ्त में देने की योजना बनाई गई। लेकिन जिस तरह से ये किताबें बच्चों के हाथों में पहुंचने से पहले घोटालेबाजों का शिकार हुई है, उसने सरकारी तंत्र के अंदर मौजूद भ्रष्टाचार के दीमकों की पोल खोल दी है। बहराइच से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की, जिसका नकाब धीरे धीरे घिसक रहा है, जिसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। मुनीर लगातार एक्सपोज हो रहा है। पाकिस्तान के 7 सैनिक इस वक्त बलोच फोर्स की कैद में। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने नया वीडियो भी जारी किया। पाकिस्तानी सैनिक जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अपनी बदनामी के डर से
मुनीर ये मानने को तैयार नहीं कि 7 जवान पाकिस्तान के ही हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना आधिकारिक तौर पर इस वीडियो को खारिज भी कर रही है। तो सवाल है कि क्या स्वार्थी मुनीर अपनी इज्जत को बचाने के लिए इन जवानों को कुर्बान करने को तैयार है? पाकिस्तान में खलबली, कसाई मुनीर ले रहा बली। आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? मुनीर ने छीन ली पहचान, 24 घंटे में पीएलए का बदला। पाक जवानों का क्या होगा? ये पाकिस्तानी सेना के वो जवान हैं जिनके सिर पर मौत की तलवार लटक रही है। ये मुनीर के वो फौजी हैं जो गए थे पीएलए का हमला रोकने, लेकिन बलोच फाइटर्स ने इन्हें कैद कर लिया और ये 20 दिन से बंधक बने हुए हैं। दरअसल ऑपरेशन हेरौफ 2.0 के तहत 31 जनवरी को जब बलोच लड़ाकों ने हमला किया तो 300 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मारने के साथ साथ 17 पाकिस्तानी जवानों को बंधक बना लिया। 17 में से 10 बलोच निकले तो उन्हें छोड़ दिया। 7 पाकिस्तानी जवान अभी भी बीएलए के कैद में हैं। बीएलए चाहती है कि इनके बदले कमांडर्स को रिहा किया जाए। वीडियो जारी कर 7 दिन का समय दिया गया था, जो अब खत्म हो रहा है। इस बीच बलूच लिबरेशन आर्मी 4 बार वार्निंग दे चुकी है। डेडलाइन खत्म होने तक अगर पाक सेना ने बलूच नेताओं की रिहाई पर बात नहीं की तो इन सैनिकों को गोली मार दी जाएगी। लेकिन मुल्ला मुनीर बर्बरता और बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है। पाक सेना ने अपने ही जवानों को पहचानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी जवान गिड़गिड़ा रहे हैं, मुनीर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बीएलए ने 2 और नए वीडियो जारी किए हैं जिसमें कई जवानों के बयान रिकॉर्ड हैं, जो अपना नाम, पता और बाकी सारी डिटेल बता रहे हैं। इसके बावजूद जनरल मुनीर ने अपने जवानों को मरने के लिए छोड़ दिया है। वीडियो को फर्जी साबित करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि किसी भी तरह से मुनीर अपनी नाकामी छिपाना चाहता है, भले ही इसके लिए पाकिस्तानी जवानों की कुर्बानी क्यों न लेनी पड़े, जो हर दिन वीडियोस के जरिए रहम की भीख मांग रहे हैं। मुनीर जानता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बहुत दूर जा चुका है। बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी जवानों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि बलोचों के मन में पाकिस्तान के लिए सिर्फ नफरत भरी है। जान बचाने के लिए मुनीर की सेना टैंकों का इस्तेमाल कर रही है, छिपकर हमले कर रही है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के लिए इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा दमन वो पहली बार नहीं देख रहे हैं, इसलिए सनकी मुनीर की क्रूरता किसी भी हद तक जाएगी। बलोचों का हौसला नहीं टूटेगा। आंदोलन का प्रमुख चेहरा और फिलहाल जेल में बंद महारंग बलोच की आवाजें बलूचिस्तान में आज भी गूंज रही हैं। ये नारे बलोचों को हौसला दे रहे हैं। इसी आक्रोश में जलकर पाकिस्तानी सैनिकों की यह हालत हो रही है। पाकिस्तानी जवान बीएलए की कैद से आजाद होने के लिए तड़प रहे हैं, तो मुनीर उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। अगर मुनीर ऐसे ही आंख मूंद कर बैठा रहा, अगले 24 घंटे में पाक सेना ने बीएलए से बात नहीं की, तो इन जवानों की मौत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगले कुछ घंटे और उसके बाद क्या पाकिस्तान में हम सिविल वॉर की तस्वीरें देखेंगे? क्या इमरान खान के समर्थक पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की सेना से सीधा लड़ने की तैयारी कर चुके हैं? ये दोनों सवाल लगातार उठ रहे हैं और इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है। इनका जवाब हाँ में क्यों है, इसकी तस्वीरें दिखा रही हैं खुद पाकिस्तान से आती हुई। कैसे मुनीर के खिलाफ इमरान समर्थकों ने अपनी सेना बनाई, कैसे तालिबान के समर्थन से इस्लामाबाद कूच करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ समझ आएगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को ये कहावत पता नहीं, लोहे को काटने के लिए लोहा ही बनना पड़ता है, लेकिन देर से ही सही इमरान समर्थकों ने इस कहावत को हूबहू अपना लिया। जिस सेना के लोहे से पाकिस्तान का तानाशाह जनरल इमरान खान पर जुल्म ढा रहा है, बंदूक के बल पर पूरे पाकिस्तान को हाँक रहा था, उसे सबक सिखाने के लिए इमरान के समर्थकों ने सेना बना ली है। इमरान सपोर्टर्स ने बनाई ब्रिगेड, बम बंदूक से लैस आक्रामक यूथ। जी हां, सिर्फ सेना नहीं बल्कि इमरान समर्थकों ने पूरी ब्रिगेड तैयार की है, जिसमें हजारों की तादाद में युवा शामिल हैं। और ये ब्रिगेड पाकिस्तान में क्या कर रही है, आप इन तस्वीरों में देखिए। एक्शन में इमरान फोर्स, खैबर के अटक ब्रिज पर कब्जा। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत वो इलाका है जहां पठानों का दबदबा है। वो पठान जिस कबीले से इमरान खान ताल्लुक रखते हैं। इस वीडियो में जिस पुल पर हजारों इमरान समर्थकों ने नाकेबंदी कर रखी है, उससे खैबर का ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से कट गया है। इमरान फोर्स के कब्जे में खैबर ब्रिज।
5000 की सेना से मुनीर लड़ेगी जंग। ये खबर सुनते ही जनरल मुनीर के होश फाख्ता हो गए कि इमरान समर्थकों ने रिहाई की मांग पूरे पाकिस्तान में पुरजोर करने के लिए फौज बना ली है और उसी फौज ने खैबर के ब्रिज पर कब्जा कर पूरे इलाके का कनेक्शन काट दिया है। इससे बिलबिलाए मुनीर ने 5000 की सेना खैबर की तरफ भेज दी, लेकिन नाकेबंदी ऐसी कि पाकिस्तानी फौज अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी। इधर इमरान आर्मी की तैयारी अब खैबर के बाद सीधे इस्लामाबाद कूच का प्लान बना लिया। इमरान खान की आर्मी खैबर के सीएम सुहेल अफरीदी ने बनाई। सुहेल अफरीदी को मुनीर ने असेंबली से धक्का देकर बाहर निकलवाया था। सुहेल पूरे खैबर में युवाओं को इमरान के साथ जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। अब तक इमरान खान की आर्मी में 10,000 से ज्यादा युवाओं के जुड़ने की खबर है। इमरान की आर्मी को पीटीएम और टीटीपी जैसी पार्टियों ने समर्थन दिया है। पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ और टीटीपी यानी तहरीके तालिबान दोनों ही अफगान समर्थित पार्टियां हैं। इमरान की पार्टी के साथ मिलकर दो पार्टियों ने इस्लामाबाद कूच का ऐलान किया है। पाकिस्तान में इमरान समर्थक क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा शायद मुल्ला मुनीर को नहीं है। नवाज शरीफ के विरोध में पीटीआई समर्थकों ने अकेले ही खैबर से लेकर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक को हाईजैक कर लिया था। इस बार तो पीटीआई को तहरीके तालिबान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसे हथियारबंद दलों ने सपोर्ट किया। अमेरिका के जंगी बेड़े जल, थल और नभ तीनों मोर्चे पर ईरान की घेराबंदी कर चुके हैं। ये मिडिल ईस्ट से आ रही हर तस्वीरों में साफ दिख रहा है। अमेरिका के तीनों युद्धपोत दुनिया में सबसे विशाल हैं। इन तीनों पर ही 30,000 से ज्यादा सैनिक और स्टाफ तैनात रहते हैं। इसके साथ सैकड़ों फाइटर जेट्स और मध्यम दूरी की मिसाइलें हर वक्त रेडी टू फायर। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी रक्षा विभाग की ये तैयारी अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। यानी ईरान पर ऐसी बम्बार्डिंग कि उसके मुख्य सैन्य ठिकाने और इन्हें कंट्रोल करने वाले कम सरकारी विभाग एक साथ ध्वस्त। अमेरिकी एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि पहले ही दौर में अमेरिकी सेना ईरान की कल्पना से भी कई गुना ताकत से हमला करेगी। ऐसा हमला जिसके बाद ईरान को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। ईरान पर हमले के पहले राउंड के लिए 180 से ज्यादा फाइटर जेट्स ईरान के आसपास मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर रेडी टू टेक ऑफ मोड में है। इसके साथ ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी फाइटर जेट और ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है। इस पूरी एयर एक्टिविटी को फ्लाइट रिकॉर्ड मैप्स पर साफ देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में ईरान के इर्द गिर्द फ्लाइट एक्टिविटी साफ बताती है कि अगले 10 दिन के भीतर कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें अमेरिका के हर मिलिट्री बेस पर क्या आक्रामक तैयारी है। शुरुआत ईरान के दक्षिणी हिस्से से करते हैं। कतर और यूएई बेस, यहाँ कमांड यूएसएस अब्राहम लिंकन संभालेगा। यही अमेरिकी सेना का लॉजिस्टिक सपोर्ट है और इसके साथ 5 डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, यहाँ अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। फारस की खाड़ी, इसमें अमेरिका के 3 कॉम्बैट शिप्स हैं। इसके साथ एक डिस्ट्रॉयर भी तैनात है। जॉर्डन और सऊदी अरब, यहाँ अटैक प्लेन और डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं। लाल सागर, इसमें एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है।